नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पवार। अपन ने लास्ट ई लेक्चर में हिटलर के सुधारों के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब अपन बात करते हैं घरेलू सुधार। हिटलर के घरेलू सुधार किस प्रकार के थे? आप लिखो घरेलू सुधार। अपने आर्थिक सुधार के बारे में बात कर लिया, घरेलू सुधार किस प्रकार के थे? उसने न्यायिक प्रणाली को संगठित किया। न्यायिक प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रणाली को संगठित किया और लोक न्याय की बजाय लोक न्याय का मतलब क्या है? जो निचले स्तर पे जो जनता के द्वारा जो न्याय किया जाता है, सरपंच वगैरह हो गए, पंच हो गए, गांव के क्षेत्र में, लोक न्याय के बजाय जर्मनी के कानून को तवज्जो दी। लोक न्याय के बजाय जर्मनी के कानून को तवज्जो दी। फिर उसने पीपल्स कोर्ट पीपल्स कोर्ट की स्थापना की। PEOPLE पीपल्स कोर्ट COURT, पीपल्स कोर्ट की स्थापना की, जहां पर देशद्रोह से संबंधित मामले चलाए जाते थे। देशद्रोह से संबंधित मामले चलाए जाते थे। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि जर्मनी वॉज इज ओनली गॉड। हिटलर का केवल एक भगवान था, वह था जर्मनी। लिखो आप, हिटलर के बारे में कहा जाता है कि हिटलर का विद इन कोट, हिटलर का केवल एक भगवान था, वह था जर्मनी। हिटलर का केवल एक भगवान था, वह था जर्मनी। उसने बाइबल की त्रुटियों को भी सुधारने की कोशिश की। बाइबल में कोई कमी है तो उसमें भी सुधार करने की कोशिश की। बाइबल की कमियों में भी सुधार करने की कोशिश की। अतः धार्मिक क्षेत्र में राज्य द्वारा हस्तक्षेप के कारण विरोध भी हुआ। धार्मिक क्षेत्र में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप के कारण विरोध भी हुआ। जैसे मार्टिन के द्वारा विरोध आंदोलन चलाया गया। एक शब्द होता है पैगनिज्म का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी भगवान को नहीं माने तो उसको पैगन कहा जाता है। तो हिटलर एक प्रकार का पैगन व्यक्ति था, पैगनिज्म। तभी तो उसने कहा ना, मेरा एक ही भगवान है, वो है जर्मनी के अलावा कोई भगवान नहीं। तो उसने धर्म के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया, जिससे कई सारे धार्मिक लोग नाराज भी हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट है नस्लवाद। हिटलर ने बहुत ही चतुराई से यहूदियों को जर्मनी की आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। बहुत ही चतुराई से यहूदियों को जर्मनी के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि पूर्व में जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर यहूदियों का अत्यधिक प्रभाव था। मतलब प्रभावशाली कम्युनिटी थी इकोनॉमी के अंदर यहूदी, और उसने यहूदियों को टारगेट करना शुरू कर दिया कि जो आर्थिक हालात खराब हुए जर्मनी के, यहूदियों के कारण हुए। यहूदी बाहर से आए थे, वो जर्मन नस्ल के नहीं थे। बाहर से आके यूएस में बसे, बाहर से आके यूरोप के कई देशों में बसे, बाहर से आके जर्मनी में बस गए। तो उनको टारगेट करना आसान था, उसने उनको विक्टिम बनाया यहूदियों के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत अधिक खराब है।
और उसने यह भी कहा, देखो पूरा उसने रास्ता बनाया अपने लिए कि अंत में जाके उसको यहूदियों को प्रताड़ित करना था, यहूदियों का कत्लेआम करना था, और किस तरीके से जर्मन लोगों के दिमाग में उनके प्रति जहर बोया, समझ रहे हो ना, जिसे कहते हैं जहर बोना। और उसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का कारण, उसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का कारण यहूदियों के द्वारा यहूदियों के द्वारा देशद्रोही बनना बताया, कहने का मतलब ये, हिटलर ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जो यहूदी हैं वो देशद्रोही बन गए थे, इसलिए जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया। जर्मनी कभी भी प्रथम विश्व युद्ध नहीं हारता। देखो पूरा का पूरा इसने ताना बाना बुन लिया कि आने वाले समय में यहूदियों का कत्लेआम मचाया जा सके, लोगों के मन में जहर बो दिया। और अंत में उसने नस्लवाद की भावना से प्रेरित हो यहूदियों के खिलाफ अत्याचार शुरू कर दिया। अचानक उसने अत्याचार करना शुरू नहीं किया, उसने पूरी कहानी बनाई है, ये इसके लिए जिम्मेदार है, हार के लिए जिम्मेदार है, अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। अंत में जाके उनका परसिक्यूशन शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार के अत्याचार अन्य फांसीवादी राष्ट्र में भी रहे हैं। जर्मनी में नहीं है इस तरह के अत्याचार, जो दूसरे फांसीवादी राष्ट्र है जैसे इटली है, वहां पे भी इस तरह के अत्याचार हुए कि किसी माइनॉरिटी को आप टारगेट करने लग जाओ, जैसे इंडिया में भी टारगेट करते हैं ना, आपको पता है किसी न किसी कारण से माइनॉरिटी को टारगेट कर देते हैं। जैसे मरकज के अंदर जो विदेशी मुस्लिम आए थे भारत में, उस टाइम टीवी न्यूज में चला था, उन्होंने कोरोना फैला दिया, देश का नाश कर दिया, और आगे चल के हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आपने फालतू मरकज के जो लोग थे उनको गालियां दिया आपने, है ना, उनके कारण इतना कोरोना नहीं फैला, जो अव्यवस्था थी उसके कारण फैला। हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी ना, और उन्होंने टीवी मीडिया के जो लोग हैं उनको थ्रेटन भी किया हाईकोर्ट ने, उनकी आलोचना भी की हाईकोर्ट ने कि आपको इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, आप कोई कुछ बोल नहीं रहा उसके बारे में। और जिन टीवी न्यूज ने मरकज के बारे में न्यूज चलाई थी सुबह शाम, वो हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में थोड़ा ना बताएंगे, जो भी रिसेंटली आया उस पर चुप हो जाएंगे बिल्कुल। इसे बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, आप इसको लिखो कि हिटलर के नस्लवाद का बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक आधार था। बहुत अच्छी चीज लिखी है जो आपको मिलेगी नहीं किसी किताब में। हिटलर के नस्लवाद का महत्वपूर्ण आधार आर्थिक था, उसकी प्लानिंग थी, उसकी सोच थी। उसने क्यों यहूदियों को टारगेट किया? कोई कारण तो होगा ना, कुछ फायदा मिल रहा होगा। जैसे नेता अगर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, उनको वोट चाहिए होते हैं हिंदुओं के, इसलिए वो टारगेट करते हैं अलग अलग तरीके से। समझ रहे हो ना खेल क्या? तो हिटलर का खेल क्या था? यहूदियों को टारगेट करने के पीछे, इसके पीछे एक आर्थिक आधार था। यहूदियों को देश से भगा के, यहूदियों को देश से भगा के, खत्म करके उनकी आर्थिक संपत्ति पे कब्जा करना। समझ आ गया ना? जो धन दौलत है उनकी जर्मनी के अंदर, जो उन्होंने संपत्ति बनाई है, क्योंकि आर्थिक रूप से काफी प्रभावशाली कम्युनिटी रही है ज्यूज की, तो उनका कत्लेआम करके, उनको देश से भगा के, उनको देशद्रोही बता के उनकी संपत्तियों पे कब्जा करना, और उस संपत्ति का कहाँ उपयोग करना? उस संपत्ति का उपयोग करना युद्ध के लिए, उस संपत्ति का उपयोग करना जर्मनी को युद्ध में जीत दिलाने के लिए। समझ आ गया ना क्यों उसने सारा खेल खेला? कहने के पैसे की बात आती है यहाँ पे, क्योंकि हिटलर को धन संपत्ति मिल रही थी इनको टारगेट करके अंततः, और इस संपत्ति का इस्तेमाल उसने युद्ध के लिए किया, युद्ध के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया इस संपत्ति का प्रयोग। और एक लास्ट है कि हिटलर ने जेल में रहते हुए, बाद में नहीं, हो तो मर गया था, पहले बीच में जेल में रहा होगा। हिटलर ने जेल में रहते हुए एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मैं काम्फ। जेल में रहते हुए एक किताब लिखी थी, मैन, MEIN, मैन, KAMF, MEIN, मैन, KAMPF, काम्फ, मैं काम्फ, एक किताब लिखी थी। इसमें उसने
संवैधानिक और चुनाव के माध्यम से, जब इसका राइज नहीं हुआ था ना हिटलर को, उससे पहले की बात है, इसमें उसने संवैधानिक और चुनाव के माध्यम से सत्ता अर्जित करने की बात की। वो कितनी अच्छी सी बात कर रहा है, संवैधानिक और चुनाव के माध्यम से सत्ता अर्जित करने की बात कही। लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद, वह इन सिद्धांतों को भूल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हिटलर था उसने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए हमें संवैधानिक और चुनाव का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब नेता चुनाव जीत जाता है ना, इसी किताब में लिखा हुआ है, तब उस नेता को संपूर्ण शक्ति मिलनी चाहिए, संपूर्ण अधिकार मिलने चाहिए कि वो अपनी तरीके से, अपनी समझ के अनुसार उस राष्ट्र का शासन चला सके। फिर भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए किसी भी राजा के ऊपर, किसी भी चांसलर के ऊपर। ये चीजें इसने इसमें लिखी थी। इसके अतिरिक्त जर्मनी के विस्तार लिखो आप। इसके अतिरिक्त जर्मनी के विस्तार का कार्यक्रम भी इस किताब में लिखा है कि आगे चल के जर्मनी की सीमाओं को यहां तक बढ़ाएंगे, वहां तक बढ़ाएंगे। जर्मनी के विस्तार का कार्यक्रम भी इस किताब में लिखा और कहा, विश्व में जितने भी जर्मन भाषी लोग हैं, उनको उनके क्षेत्रों को जर्मनी में मिलाया जाना चाहिए। चलिए इसी के साथ ही हिटलर के ऊपर हम अपना डिस्कशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।